देखो रोटेशन में सबसे पहले जो चीज होती है वो होती है अपनी कि भाई इनर्शिया की हम बात करते हैं रोटेशन में। ठीक है। तुमको पता है कि रोटेशन में जैसे कि किसी भी चीज को, पार्टिकल को ट्रांसलेटरी मोशन करना होता है, तो उसमें हमको देखना पड़ता है कि भाई उसका इनर्शिया जो डिपेंड करता है किस पे डिपेंड करता है, वो अपना डिपेंड करता है क्या नाम है, मास, सिंपल मास पे। हम बोलते हैं कि मास इज ए मेजर ऑफ इनर्शिया। याद है सबको ये बात तो? क्यों भाई? हाँ सर। है ना? अब एक बात बताओ, किसी चीज को हम रोटेशन में जब रोटेट करना चाहते हैं, क्योंकि रोटेशन में तो रोटेट करेंगे, तो उस टाइम पे जो इनर्शिया है, इनर्शिया तो जानते हैं सब लोग। इनर्शिया में तो आई होप किसी को डाउट नहीं है कि इनर्शिया होता क्या है। नहीं ना? नहीं हम्म। सर। नहीं। नहीं सर। तो देखो, रोटेशन में जो इनर्शिया है, अ, वो ओनली मास पे डिपेंड नहीं करता, इसके अलावा एक और चीज पे डिपेंड करता है। किस पे डिपेंड करता है? याद करो किसी को। मास के अलावा एक और किस चीज पे डिपेंड करता है इनर्शिया सर रोटेशन में? डिस्टेंस। परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द व्हाट, दिस एक्सिस। कि जैसे कि मान लो हम किसी चीज को रोटेट करना चाह रहे हैं, तो हमने देखा कि इसके केस में जो इनर्शिया है, जैसे कि ये बॉडी है, ऐसे कोई भी एक रिजिड बॉडी है, उसको वो ये एक्सिस के अबाउट ऐसे रोटेट कर रही है। तो जैसे मान लो ये m1 पार्टिकल है इसका, तो ये r1 डिस्टेंस पे है। ऐसे ये m2 है तो ये r2 डिस्टेंस पे है। ऐसे करते करते मान लो यहाँ पे mn पार्टिकल है जो rn डिस्टेंस पे है। तो हमने नोटिस किया ये बात कि भाई नहीं, जो इनर्शिया है वो डिपेंड अपना करता है एक तो मास पे, मास के साथ साथ इन आर पे भी डिपेंड करता है। तो यहाँ से हमने एक डिफाइन किया मोमेंट ऑफ इनर्शिया, तुम्हें याद हो तो। ठीक है। और वो मोमेंट ऑफ इनर्शिया बोला कि भैया वो होता है हमारा एम आर स्क्वायर। मतलब बेसिकली M1 R1 स्क्वायर, अगर ऐसे n पार्टिकल्स हैं किसी बॉडी के अंदर, तो M2 R2 स्क्वायर एन करते करते MN RN स्क्वायर। तो बेसिकली मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या था? वो था सिग्मा MI RI स्क्वायर। सबसे पहले तो I इजिकल टू 1 to N। ये अपन ने सबसे पहला कंसेप्ट इसमें देखा था। आई होप सबको याद होगा। नहीं याद है तो अब समझ में आ गया होगा। किसी को दिक्कत है तो ही पूछो फटाफट से। नहीं ना? नहीं सर। बेटा एक मिनट रुकना, मैं साउंड थोड़ा बेटा, हेलो हेलो, एक तो आवाज आ रही है। हेलो, कोई कुछ बोलना, आवाज आ रही है बेटा मेरी? हाँ सर। हाँ सर आ रही है। ये मेरा स्पीकर, मेरे को तुम्हारी आवाज कम आ रही है, एक मिनट को। हाँ हेलो, अब बोलो। हेलो। हाँ सर। चलो बाद में देखेंगे। ठीक है। तो देखो, आई इजिकल टू इतना आ रहा है ना, मतलब मोमेंट इनर्शिया होता ही यही है। अब एक तो होता है कि भाई अलग अलग छोटे छोटे पार्टिकल्स का अपन निकालने हैं, जैसे कि 3 4 पार्टिकल दिए हुए हैं उनका निकालने को बोल दिया हमको। और एक होता है कि पूरी कंटिन्यूस बॉडी दी हुई है। तो रोटेशन के अंदर पता है तुम्हें, सबसे पहला सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट यही होता है एक बहुत बड़ा, कि जिसके अंदर हम है ना अलग अलग बॉडीज का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालते हैं। याद होगा तुम्हें। तो कंटिन्यूस बॉडी अगर है तो उसके केस में अपन क्या बोल देंगे कि दिस इज इंटीग्रेशन ऑफ व्हाट, R² dm। यहाँ पे R क्या है भाई? R है परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम एक्सिस ऑफ रोटेशन। ठीक है। और यहाँ पे यही मजेदार बात है कि रोटेशन करते वक्त अकेले सिर्फ किस पे अकेला डिपेंड नहीं करता? मास पे। इसके अलावा अपना परपेंडिकुलर डिस्टेंस पे भी डिपेंड करता है। कौन? मोमेंट ऑफ इनर्शिया। आर बेसिकली यहाँ पे हमारा है परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम एक्सिस ऑफ रोटेशन, फ्रॉम एक्सिस ऑफ रोटेशन। ठीक है। तो R² dm करके इसको इंटीग्रेट करके करते हैं अपन। अब देखो अलग अलग बॉडीज का
जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है मैं तुम्हें बताता हूँ एक एक करके। सबसे पहले सबसे सिंपल हम लेते हैं रॉड। बताओ रॉड क्या, रिंग लो पहले तो, रिंग लेते हैं पहले। रिंग का क्या होता है मोमेंट ऑफ इनर्शिया बताओ जी। एक्सिस, एक्सिस के अबाउट पूछते हैं अलग अलग। जैसे कि ये अपनी रिंग है, ऐसे ही रिंग है, ऐसे हॉरिजॉन्टल प्लेन में रखी हुई है। कहाँ रखी हुई है, हॉरिजॉन्टल प्लेन में। तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया बताते जाना मुझे, है ना, जो तुम्हें याद हो, नहीं याद है तो बताऊंगा। ये एक्सिस है, इसके अबाउट अगर आई 1 बोलता हूँ जो कि प्लेन के परपेंडिकुलर और सेंटर से पास होती है, तो आई 1 की वैल्यू, अगर इसका मास m दिया हुआ है और रेडियस इसकी r दी हुई है, तो व्हाट इज द मोमेंट ऑफ इनर्शिया? बताओ भाई, कौन बताएगा? mr²। mr², सबसे सिंपल, बस है ना, mr²। वेरी गुड। अब अच्छा, आगे बढ़ने से पहले थोड़ा सा दो थ्योरम के बारे में डिस्कस कर लेता हूँ, फिर उसका एप्लीकेशन में अपन करेंगे। एक तो होती है पैरेलल एक्सिस थ्योरम और परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम। ठीक है, पैरेलल एक्सिस थ्योरम क्या बोलती है भाई, कि कोई भी बॉडी है, पहले तो ये बात समझना कि पैरेलल एक्सिस थ्योरम जो है ना, वो 2D एंड 3D दोनों ऑब्जेक्ट के लिए एप्लीकेबल है। ठीक है, और 1D भी ऑफकोर्स है ही। उसमें फंडा क्या है कि भाई कोई भी बॉडी है, उसमें बस एक कंडीशन है इसकी, कि वन ऑफ द एक्सिस जो होनी चाहिए वो क्या होनी चाहिए, सेंटर ऑफ मास से पास होनी चाहिए। तो एक एक्सिस अगर ये COM है, यहाँ से पास हो रही है, एक दूसरी एक्सिस है ऐसी, और दोनों के बीच में दूरी मान लो दी हुई है हमको D, तो इसके अबाउट अगर मैं बोलता हूँ ICOM है, और इसके अबाउट अगर आई मुझे निकालना है, तो ये थ्योरम क्या बोलती है कि भाई आई बराबर जो होगा वो ICOM प्लस MD² होगा। याद है भाई सबको, हाँ या ना? फटाफट बोल दो, हाँ सर। है ना। अब ऐसे ही सेम वे में, बस कंडीशन इसमें क्या थी कि वन ऑफ द एक्सिस क्या होनी चाहिए अपनी, सेंटर ऑफ मास से पास होनी चाहिए। अब सेम वे में अगर हम बात करें किसकी, परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम की, तो परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम अपनी जो है वो हमको ये बोलती है कि पहली बात तो ये है ना, सिर्फ 2D में ही लगा सकते हो तुम, ये 3D में नहीं लगा सकते। ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है जो बहुत बार बच्चे भूल जाते हैं, कि परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम जो है, इट इज ओनली एप्लीकेबल इन 2D, ये 3D में एप्लीकेबल ही नहीं है। ठीक है, ध्यान रखना। अब 2D में क्यों, ऐसा क्यों है, उसका भी तुम्हें भी देखो कारण समझ में आ जाएगा। एक्चुअली ये जो थ्योरम है ये ऐसे बोलती है कि तीन म्यूचुअली परपेंडिकुलर एक्सिस होनी चाहिए। ठीक है, उसमें से दो का अगर हमको क्या पता है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया पता है, तो तीसरे का निकल के आ जाएगा। जैसे कि ऐसे कोई एक ऑब्जेक्ट है, अब मैं अगेन बोल रहा हूँ, देखो ये कैसा ऑब्जेक्ट है, ये मेरा 2D ऑब्जेक्ट है। ठीक है, इस टाइप का जो लेमिना या शीट होती है उस टाइप का ऑब्जेक्ट है, ये कंपलसरी है। अब पॉइंट इसमें COM होना जरूरी नहीं है, कोई भी पॉइंट हो सकता है, जैसे मान लो ये पॉइंट है, और तीन एक्सिस होगी इसमें, एक एक्सिस ये होगी, एक एक्सिस ये होगी, और एक एक्सिस ये होगी, म्यूचुअली परपेंडिकुलर तीन एक्सिस होंगी। ठीक है, तो अगर मान लो मैं इसको बोल लूँ IX, इसको बोलूँ IY, और इसको बोलूँ IZ, तो कोई बता सकता है क्या रिलेशन है IX IY IZ में? एनीवन? बोलो बेटा, कुछ रिलेशन है इनमें? कोई रिलेशन नहीं है? IZ = IX + IY। हाँ, अब देखो भव्या, तुम भव्या नहीं बोला ना, कौन भव्या थी? हाँ अब भव्या देखो, मैंने जानबूझ के इसलिए XYZ बदल दी है, क्योंकि इसको इसी तरह से बच्चे याद रखते हैं। बट मैं चाहता हूँ कि इस तरह याद मत रखो। इसमें रूल क्या होता है कि इसमें दो एक्सिस तो होती है प्लेन में। प्लेन में बताओ कौन कौन सी एक्सिस है, बताओ प्लेन ऑफ द बॉडी में कौन कौन सी दो एक्सिस है, बताओ। X और Z। नहीं, एक्स और जेड कैसे हो गए भाई? प्लेन कैसा है, ऐसा लेटा हुआ हॉरिजॉन्टल है, एक्स तो 90 डिग्री पे जा रहा है, मतलब वर्टिकल आ रहा है वो तो। वाई और जेड दिख रहा है, ये दोनों परपेंडिकुलर है, सॉरी प्लेन में। एक तो आई जेड जो कि बॉडी के प्लेन में है, और आई वाई ये बॉडी के प्लेन में है। तो दो एक्सिस दिख रही है यहाँ पे प्लेन में। तो जो दो प्लेन में रहती हैं, इसको ऐसे याद रखना है कि जो जो दोनों प्लेन में है, उन दोनों का सम जो प्लेन के परपेंडिकुलर है उसके बराबर होगा। अब जनरली हम इसको इसको एक्स, इसको वाई और उसको जेड लेते थे, तो फिर उस हिसाब से बता देते थे। बट ध्यान रखना, इसमें तुम्हें कैसे याद रखना है, आई वुड सजेस्ट कि जो परपेंडिकुलर टू प्लेन है, प्लेन कौन सा, परपेंडिकुलर टू प्लेन ऑफ बॉडी वाला है, वो कौन है इस केस में? आई एक्स है। कोई और होता तो कोई और होता,
तो जो परपेंडिकुलर वाला है, जो बॉडी के प्लेन के परपेंडिकुलर है, वो बाकी के दोनों के सम के बराबर है। इसलिए बोल रहे हैं कि ये सिर्फ किसके लिए एप्लीकेबल है, 2D के लिए। अगर 3D होता तो बॉडी का प्लेन होता ही नहीं कुछ, और बॉडी का प्लेन ही नहीं होता तो तुम किसी एक को स्पेशल ट्रीटमेंट क्यों देते, नहीं दे पाते। यहाँ पे किसको स्पेशल ट्रीटमेंट मिल रहा है, आई एक्स को। क्यों क्यों मिल रहा है, क्योंकि वो बॉडी के प्लेन के परपेंडिकुलर है और बाकी की दोनों बॉडी के प्लेन में है। तो जो स्पेशल वाला है, वो जो स्पेशल वाला है जो बॉडी के प्लेन के परपेंडिकुलर है, वो बाकी दोनों के सम के बराबर है। ये इंपॉर्टेंट बात है। बताओ बेटा, बात समझ में आई या नहीं आई, क्या बोला मैंने? हाँ सर। ठीक है, आई होप सब ध्यान रखेंगे। अब आगे बढ़ते हैं। तो एक एक्सिस तो ये हो गई। अब दूसरी एक्सिस में बोल रहा हूँ कि भैया ये एक्सिस है, ऐसे प्लेन में ही है और ऐसे जा रही है, और तीसरी एक्सिस ये है। इसके अबाउट मैं बोल रहा हूँ I2, इसके अबाउट बोल रहा हूँ I3। तो कोई बता सकता है I2 I3 कितना होगा? एनीवन? I2 और I3 की वैल्यू कितनी होगी, कोई बता सकता है? नहीं पता? देखो, I2 और I3 पहली बात तो समझा देता हूँ कौन सा है। I1 है परपेंडिकुलर टू प्लेन ऑफ रिंग एंड पासिंग थ्रू सेंटर। ये बात समझना। हो सकता है तुम्हें डायग्राम में क्लैरिटी नहीं आ रही हो तो मैं लिख भी रहा हूं। और I2 और I3 जो है, ये दोनों के दोनों बस दो अलग तरह से जा रहे हैं। इन प्लेन ऑफ रिंग है, जो रिंग का प्लेन है उसी के अंदर है दोनों, एंड पासिंग थ्रू सेंटर। बताओ, पहली बात तो समझ में आती है कि दोनों ये तीनों हैं क्या? बताओ बेटा। हाँ सर। अब तुम देखो भाई, सिमेट्री तुम समझ सकते हो कि I2 और I3 की वैल्यू इक्वल रहेगी। कंप्लीटली सिमेट्रिक है, दोनों के दोनों प्लेन में है, दोनों के दोनों सेंटर से पास हो रहे हैं, बस एक इस तरफ एक उस तरफ है। तो मैं यहाँ से इसको मान लो बोल देता हूँ कि और अपन यहाँ लगा देंगे परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम। क्योंकि देखो, ये रिंग है, रिंग को अपन ऐसे 2D एक प्लेन में है तो 2D ऑब्जेक्ट मान सकते हैं। फिर यहाँ से अपन बोल देंगे परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम लगाएंगे। तो बताओ, परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम अगर लगाई तो उस लॉजिक से क्या रिलेशन आ जाएगा, जल्दी बता दो। I1 I2 I3 में बताओ भाई। I1 equals to I2 plus I3। वेरी गुड, सही बात है बेटा। क्या आ जाएगा, रिलेशन आ जाएगा कि भैया I1 जो है वो I2 और I3 के सम के बराबर है। अब मान लो इसको मैंने 2I2 लिख दिया, तो I1 बराबर 2I2 है, तो I2 यहाँ से I1 के बाई 2 आ गया, मतलब mr²/2 आ गया। तो आ गया यहाँ से कि I3 और I2 कितना आया, सॉरी 2, दिस इज 2 mr²/2। तो यहाँ से क्या रिजल्ट आया कि भाई I2 और I3 दोनों के दोनों mr²/2 है। तो एक तो ये आ गया, एक ये आ गया। यहाँ तक किसी को दिक्कत है, एनीवन? नहीं सर। नहीं सर। अब नहीं देखो और सर, सुनो। पता चल। अब I1 के ही पैरेलल मैंने एक एक्सिस ली इधर, ये वाली। इसके अबाउट अगर मैं I4 बोलता हूँ तो बताओ I4 कितना होगा, फटाफट बता दो। बताओ। ये भी परपेंडिकुलर टू द प्लेन है, बस ये टेंजेंट भी है और परपेंडिकुलर टू द प्लेन भी है। जैसे कि I1 तो क्या था कि परपेंडिकुलर टू द प्लेन थी पर सेंटर से पास हो रही थी, ये उसको टेंजेंशियली टच करके जा रही है। परपेंडिकुलर प्लेन है पर टेंजेंशियली टच करके जा रही है। तो बताओ I4 की वैल्यू क्या होगी? 3mr²/2। 3mr² बोला बेटा तुमने? नहीं सर, सॉरी, 2mr²। 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 हाँ वेरी गुड, 2mr²। हाँ। यहाँ लग जाएगी पैरेलल एक्सिस थ्योरम, पैरेलल एक्सिस थ्योरम लग जाएगी। और हम बोलेंगे कि I4 जो है वो I1 प्लस mr² है, क्योंकि दोनों के बीच में दूरी r है। तो I1, क्योंकि ये सेंटर मास भी ऑफ कोर्स, तो I1 प्लस mr², तो आंसर क्या आ गया, 2mr² आ गया। ठीक है, चलो और देखो। अब ऐसे ही अगर ये जो एक्सिस है मैंने एक ऐसी ली जो से बॉडी के प्लेन में और टेंजेंट है, इसको मैंने I5 बोला, तो बताओ I5 कितना होगा, कोई बता सकता है? सर 3mr²/2। 3mr² होगा। अच्छा, बाकी लोग बताओ भाई क्या होगा I5? I5 समझ में आया? I5 कौन सा है? I5 जो टेंजेंट है और बॉडी के प्लेन में है। हाँ सर। कितना सर, कितना? mr²। 3mr²/2। अच्छा चलो देख लेते हैं। देखो हम लगाएंगे अब परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम लगा सकते हैं। देखो 3 है यहाँ पे, 1 2 और 3, तो मैं लिख सकता हूँ यहाँ से
कि I4 जो है वो I5 और I3 का सम है, हाँ या ना? बताओ। हाँ सर। हाँ सर। अब बस तुम खुद देख लो कितना आ गया I5 आ गया यहाँ से I4 माइनस I3 कितना था 2 mr², I3 कितना था mr²/2, तो 3/2 mr² आ गया ये, सही है ना? एक मिनट रुको, नहीं 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 3/2 नहीं 5/2 भाई, 2 ये 2 mr² था ना I4 में से I3 घटा दो, I4 था 2 mr² माइनस I3 कितना है mr²/2, तो यहाँ से I5 कितना आ गया 2 माइनस हाफ, दैट इज ये, हाँ सही तो लिखा था मैंने, 2 माइनस हाफ कितना हो गया 3/2, 3/2 mr² आ गया। बताओ बेटा समझ में आया नहीं आया? हाँ आदर्श। सर। हाँ सर। तो अब आगे बढ़ते हैं, मैं इसकी PDF ग्रुप में शेयर कर दूंगा, भले तुम्हें लिखना हो तो देख लेना अपने हिसाब से। अभी अपन जल्दी जल्दी रिवीजन कर लेते हैं, ठीक है? आगे बढ़ जाऊँ ना? हाँ सर। ठीक हाँ है। सर। अब आई होप तुम्हें काफी प्रैक्टिस हो गई है, अब ये तुम खुद करके बताओगे डिस्क का करके बताओ। ऐसे डिस्क है, सेम वही ले लो, सबसे पहले I1 निकालते जाओ फटाफट एक एक करके, फिर मुझे एक साथ बताना, 2 मिनट दे रहा हूँ, सब निकाल लो। ये I2, 2 उसको बोला था, किसको बोला था? 2 उसको बोला था, 3 बोल दो उसको। I3, ये I2, I4, और इधर एक प्लेन में से टेंजेंट जा रहा है, दिस इज I5। बताओ फटाफट से एक। अच्छा I1 तो डेरिवेशन करके निकालते हैं mr²/2, वो तो याद है ना कि डेरिवेशन बताऊं उसका? बताओ भाई, I1 निकालते हैं ना mr²/2 एलिमेंट लेके, याद आ रहा है नहीं याद आ रहा? सर एक बार बताओ। बता देता हूँ, चलो देखो इसमें क्या करते थे, देखो इसमें तो, इस वाले में पता है क्या था, इसमें मैंने सीधा mr² पता है क्यों बोल दिया, क्योंकि सारा का सारा मास एक्सिस से r डिस्टेंस पे ही था, बट यहाँ पे ऐसा नहीं है, यहाँ पे मास पूरा फैला हुआ है। तो जब मास फैला हुआ है ना, तो पता है इसमें क्या करते थे, छोटा सा डेरिवेशन है, हम यहाँ पे ले लेते थे एक एलिमेंट, ठीक है भैया, एक डिस्क है, पहली बात तो जानती हो तुम, तो यहाँ पे मैंने एक ऐसा रिंग के जैसा एलिमेंट ले लिया, ऐसा छोटा सा चुन्नू सा एलिमेंट ले लिया, ये एक्सिस है मेरी, तो मैंने बोला कि r डिस्टेंस पे ये dr थिकनेस का मैंने एलिमेंट ले लिया, और टोटल लंबाई रेडियस इसकी r थी, फिर मैंने बोला कि मुझे i निकालना है इसके अबाउट, ये मेरा टारगेट है, तो i का फॉर्मूला क्या हो जाएगा कि भाई dm इंटू r², तो मैंने लिखा इधर, तो dm को लिखने के लिए देखो, क्योंकि एरिया वैसा ऑब्जेक्ट है, तो इसमें मैं dm जब लिखा, तो एलिमेंट को तोड़ के अगर लंबा करूंगा, तो उस एलिमेंट की लंबाई आई होप सबको समझ में आती होगी 2πr होगी, और उस एलिमेंट की चौड़ाई dr है, तो dm यहाँ पे जो लगेगा वो लगेगा सिग्मा da, क्योंकि एरिया वाला उसमें डिस्ट्रीब्यूटेड है पूरा, जो ऑब्जेक्ट का मास है, तो dm की वैल्यू यहाँ से आ जाएगी सिग्मा इंटू छोटा एरिया है, छोटे एरिया को क्या लिख दूंगा मैं 2πr लिख दूंगा। अब यहाँ डाल देंगे अपन, तो जब इंडिकेट करूंगा इधर लिख दूंगा सिग्मा 2πr और साथ में r², है ना? अब बाकी सब कॉन्स्टेंट बाहर आ जाएगा, कौन कौन बाहर आ जाएगा, 2 सिग्मा पाई बाहर आ जाएगा, और 0 से लेके कैपिटल R तक इसको इंटीग्रेट कर दो, तो पूरी रिंग कवर कर लेगी पूरी बॉडी को। तो r³ था तो यहाँ पे डाला तो क्या आ गया, r⁴/2 आ गया। अब सिग्मा जो है बेसिकली वो है क्या, टोटल मास अपॉन टोटल एरिया, टोटल एरिया कितना πr² डाल दो इसमें, तो 2 इंटू टोटल मास अपॉन, ये 2 से 2 तो कटेगा खैर, तो कितना आ गया ये, अच्छा 4 लिखना भूल गया ना पर मैं, एक मिनट है, r³ था तो इधर r⁴ आएगा ना, एक सेकंड बेटा, r⁴ डिवाइड बाई 4 आ जाएगा इधर, है ना? तो 2 से काटूंगा तो इधर 2 बच जाएगा, तो इधर ये कैसा हो जाएगा, ये हो जाएगा, सिग्मा को मैंने क्या लिखा, मैं सिग्मा लिखा m डिवाइड बाई πr², और यहाँ पे ये सिग्मा को लिख दिया, ठीक है, ये r⁴ है, और नीचे आ गया 2, तो r² से काटूंगा तो एक 2 बच जाएगा, और एक पाई से पाई कट गया, तो फाइनल आंसर क्या है mr²/2। तुम देख रहे होगे कि इसका मोमेंट इनर्शिया थोड़ा सा कम आया है, क्यों कम आया है पता है, क्योंकि इसमें सारा का सारा मास की जो डिस्टेंस है सेंटर से r नहीं है, कैपिटल R, किसी की, देखो यहाँ वाला मास तो बिल्कुल चिपका पड़ा है, और यहाँ वाला मास बिल्कुल दूर है, पूरा मास फैला हुआ है, फैला हुआ है मतलब एक्सिस से किसी की दूरी कम किसी की दूरी ज्यादा, तो इसलिए अगर सबकी दूरी r होती तो mr² आता, जैसा कि रिंग में आया, पर यहाँ पे ऐसा नहीं आया। अब चलो फटाफट से, ये तो बता दिया मैंने तुमको mr², बाकी निकाल के दिखाओ जल्दी से, फास्ट करो, सेम वही तरीका है जो अभी तक अभी मैंने अपनाया था,
वैसे ही सारे निकाल के दिखाने हैं, निकालो फटाफट से। हो गया सर। हो गया, सबने निकाल लिया भाई सारे 5 तक। 2 मिनट सर। हाँ निकाल लो निकाल लो। हो गया सर। हो गया, हो गया। ठीक है भाई। बताओ I2 कितना? mr square by एम 4 आर स्क्वायर बाई 4। वेरी गुड, सही बात है। वो बाई टू 2 इक्वल हो जाएगा। I2 और I3 इक्वल आएंगे। I4 कितना? 3/2 MR स्क्वायर। 3/2 MR स्क्वायर, सही बात है। MR स्क्वायर/2 प्लस MR स्क्वायर हो जाएगा तो 3/2 MR स्क्वायर हो जाएगा। I5 कितना? 5/2 MR। 5/2 एमएस। 5/2। I5 क्या आएगा? I4 में से इसको सब्ट्रैक्ट कर दो, I3 को, है ना। हाँ सर। तो I4 कितना था? ये था अपना I5 बेसिकली होगा, क्योंकि हमको दिख रहा है यहाँ से कि I4 इज इक्वल टू आ जाएगा I5 प्लस I3। तो यहाँ से अपन बोल सकते हैं कि I5 की वैल्यू जो आएगी, ये आएगी I4 माइनस I3। तो I4 कितना था? 3/2 MR स्क्वायर था। इसमें I3 जो है MR स्क्वायर/4 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये हो जाएगा ऊपर 6 माइनस 5 MR स्क्वायर/4 आ जाएगा। ये 4 ही आ रहा है ना? हाँ 4। तुम लोगों ने यही बोला कि 2 बोला था? तुमने क्या बोला था? हेलो। तो मेरा 5/2 MR स्क्वायर आ रहा है। 5/2 आया था। हाँ भाई, बाकी लोग बताओ क्या आया था? हाँ सर 4 4 आया ना? 4 आएगा। क्लियर है भाई, सबको किसी को दिक्कत नहीं है? जल्दी बोल दो। नहीं ना? नहीं सर। हाँ ठीक है। अभी डिस्क हो गई, रिंग हो गई, है ना। अब आते हैं रॉड पे। रॉड में भी काफी वैरायटी। तो रॉड को नए पेज पे करते हैं, उसमें बहुत कुछ है। रॉड में देखो क्या होता है बेटा, ऐसे रॉड है। अब इसमें भी इंटीग्रेशन करके ML²/12 आता है। बताऊं वो इंटीग्रेशन? बता दूं है? चलो बता देता हूँ, देखो। ऐसे एलिमेंट लेते हैं इसमें भी। ये मान लो इस एक्सिस अबाउट आई निकालना है अपने को पहले तो अपन क्या बोलेंगे कि भाई यहाँ पे हमने ये L लंबाई पे DL ले लिया मान लो, ठीक है। फिर क्या बोलेंगे, इसका मास है DM। फिर वही स्टोरी कि भाई ये आई निकालना है, तो इंटीग्रेशन ऑफ क्या आएगा, R² × DM। R यहाँ पे कितनी लंबाई कितनी है यहाँ पे, मतलब जनरली R होता है, R यहाँ पे परमानेंट डिस्टेंस होता है। तो यहाँ पे R की वैल्यू कितनी है, L। तो ये आ जाएगा L² DM आ जाएगा। अब DM तुम देख सकते हो, DM होता कितना है, लैम्डा DL। लैम्डा यहाँ पे क्या है, बेसिकली मास पर यूनिट लेंथ, टोटल मास अपॉन टोटल लंबाई, है ना। मान लेता हूँ कि मैं इस पूरे की लंबाई कितनी दी हुई है, कैपिटल L दी हुई है। तो ये लैम्डा DL आ गया, तो जो डाल दो चलो, तो ये आ गया लैम्डा DL, है ना। अब इंटीग्रेट कहाँ से कहाँ तक करोगे, क्योंकि देखो मुझे यहाँ से ये भी कवर करना है और ये भी कवर करना है, पीछे वाला भी और आगे वाला भी। तो मैं -L/2 से लेके +L/2 तक इसको इंटीग्रेट करूंगा। तो यहाँ से लैम्डा तो बाहर आ जाएगा, है ना। तो L² का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, L³/3।
तो ये आ गया L3/3। अब लिमिट डाली है ना, तो जब लिमिट डाली तो क्या आ जाएगा, -L/2 से लेके +L/2 तक की लिमिट डालनी है। तो ये लैम्डा हो गया, और बाई 3 भी बाहर ले लो, तो इधर क्या हो गया, ये हो गया L/2 का क्यूब -L/2 का क्यूब, है ना। तो ये हो गया कुछ किस्सा कि λ/3 इंटू, देखो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, क्यूब करोगे तो एक माइनस आना ही है, तो फिर आ जाएगा ये 2L3/8 आ जाएगा ये, है ना। अब 2 से काट दोगे हो जाएगा 4, और लैम्डा को खोल दो। लैम्डा बेसिकली क्या था, टोटल मास अपॉन टोटल लंबाई था, तो खोल दोगे तो आ जाएगा मास अपॉन लंबाई, ये हो गया 12, और इधर 12 तो है ही, और L3, तो L से L काट दोगे तो स्क्वायर, तो फाइनली आई की वैल्यू क्या आई, mL²/12 भाई। बताओ भाई, यहाँ तक किसी को दिक्कत है क्या? नहीं सर। Nice, sir. है ना, सिंपल है। सर। अब इसी को यूज करके अपन मोमेंट ऑफ इनर्शिया अलग अलग डायरेक्शन में निकालेंगे। तो ये तो एक स्टैंडर्ड वाला हो गया, आपने को जो निकाल दिया अपन ने कि भाई रॉड के केस में ऐसे, अगर अपने को एक ऐसे रॉड दी हुई है, ठीक है, तो उस रॉड में हम ये बोलते हैं कि ये हमारी रॉड है, और इधर ये अगर मैं I1 बोलता हूँ इसके अबाउट, इसका मास मैं बोलता हूँ m मास बोलता हूँ, तो I1 की वैल्यू mL²/12 है, इसमें तो कोई दिक्कत किसी को नहीं है। अब एक बात बताओ, अगर मैं एक्सिस चेंज कर दूं, एक्सिस को ऐसा करूं, इधर ये मेरा I2 में पूछ रहा हूं तुमसे, तो I2 कितना होगा? अच्छा, ये बात तो तुम्हें समझ में आती होगी आई होप, क्योंकि ये देखो 2D ऑब्जेक्ट तो है नहीं, तो इसमें अगर तुम ये भी एक्सिस बनाओगे ना ऐसी, तो वो सेम ही है भाई, यहाँ से ये देखोगे और ये भी देखोगे। चलो बना ही लेता हूँ मैं, ठीक है। ये मान लो इसको तुम बोल दो I3 बोल दो, तो I1 और I3 सेम ही आने वाला है, क्योंकि ये 2D ऑब्जेक्ट तो है नहीं, क्योंकि इसका प्लेन है, ये तो सिंपल एक 1D ऑब्जेक्ट है, तो उसमें ये I1 हुआ या ये I3 हुआ कंप्लीटली सिमेट्रिक सेम है, तो कोई फर्क नहीं पड़ता है, सेम ही चीज है। I2 बताओ कितना होगा, बताओ जल्दी से। सर I2 भी सेम ही होगा, I2 सेम mL²/12। नहीं बेटा, I2 सेम नहीं होगा, क्योंकि I2 देखो इधर सर ये 13 mL²/12 होगा। 13 mL²/12 नहीं बेटा, देखो करते हैं। सर mL²/3। हाँ, mL²/3 आएगा, वेरी गुड। देखो पैरेलल एक्सिस थ्योरम लगाएंगे अपन, हम बोलेंगे I2 बराबर I1 प्लस ये लंबाई कितनी है, L/2 है, ये लंबाई हमारी L/2 है, तो यहाँ लिख देंगे प्लस इधर m प्लस m इंटू L/2 का होल स्क्वायर, तो तुम लिखोगे तो ये कितना आ जाएगा, I1 मेरा है mL²/12, और इधर आ जाएगा तुम्हारा प्लस mL²/4। सॉल्व करोगे mL² कॉमन लेके, mL²/4 कॉमन ले लो, तो 1 + 1/3, तो ये आ रहा है कितना, 4/3, नहीं क्या बोलते हैं, 3 + 1, हाँ 4/3, तो 4 से 4 कट जाएगा, mL²/3 आ गया आंसर। ठीक है, तो इसके अबाउट I2 कितना होता है, mL²/3 याद रखना। ये भी मजेदार नहीं है, इसमें एक और मजेदार चीज पता है क्या, देखो अगर ऐसे एक्सिस है देखना, और रॉड ऐसे टेढ़ी है यूं, और उसको घुमाव कैसे रहे पता है, इस तरह से कोन बन रहा है, मतलब एक्सिस जो रोटेशन जो है वो अपनी रॉड के टेंजेंशियल तो है, पर एक थीटा एंगल बना रही है, तो उस केस में पता है हम क्या बोलते हैं, इस केस में अगर इसके अबाउट तुम आई निकालते हो, ये ऐसे रॉड को घुमाया जा रहा है, तो वो आई मेरा आता है, मैं इसका डेरिवेशन नहीं बता रहा हूँ, mL²/3 बस ऐसे समझ लेना, साइन कंपोनेंट जैसा मान के चलो, L साइन थीटा हो जाता है, और L साइन उसका स्क्वायर हो जाता है, ये रिजल्ट है इसका। अब ऐसे ही सेम अगर ऐसे घुमा रहे होते हैं कि ऐसे एक डमरू बनता, डमरू जानते हो, डमरू मतलब एक्स एक्सिस होती, उसके बाद ऐसे घुमाते हैं, ऐसे ऐसे घूमता है ये, ऐसे डमरू बन रहा है, अब नहीं आया समझ में? हाँ सर। हाँ ऐसे सर। केस में हाँ सेंटर से तो पास हो रहा है, पर वही थीटा है, तो सेंटर वाला होता है mL²/12, तो ऐसे केस में आई कितना आ जाता है, ऐसे में बस वही तुम साइन स्क्वायर थीटा ऐड कर दो बस साथ में। बताओ भाई, समझ में आया नहीं आया? हाँ सर। ठीक है, अब चलो फाइनली अपन आगे बढ़ते हैं। तो ये रॉड का अपना हो गया सब कुछ, रॉड का टेढ़ा मेढ़ा सब तरह का अपन ने रॉड का देख लिया। नाउ मूविंग ऑन, आज अपना मोमेंट ऑफ इनर्शिया खत्म कर देंगे अपन, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया के क्वेश्चंस ट्राई करना भाई, फिर जहाँ भी तुमको अगर देखो डीसी पांडे डायरेक्टली थोड़ा डिफिकल्ट लग रही है, तो रोटेशन के थोड़े आसान क्वेश्चन पहले मैं भेजूंगा तुमको, बताओ भाई।
हाँ सर। है ना, मैं ग्रुप में भेजूंगा, हाँ। है ना, नेक्स्ट क्लास तक वो थोड़ा ट्राई करना, ठीक है, फिर अपन आगे बढ़ेंगे। तुम लोगों के पेपर वेपर तो हो गए ना हाफ ईयरली, कि अभी नहीं हुए? नहीं सर, अक्टूबर में। नेक्स्ट मंथ सर। नेक्स्ट मंथ है। कौन सा स्कूल है तुम लोगों का जनरली, मतलब वैसे? जेवियर्स। सेंट जेवियर, ठीक है। शारदा मंदिर। अच्छा, तुम लोग सीबीएसई में हो ना सारे के सारे? नहीं सर, गुजरात गुजरात। में। नहीं सर, गुजरात बोर्ड। हाँ अच्छा, गुजरात बोर्ड में तो खैर हाँ अभी लेट होंगे, सही है। ठीक है फिर, ठीक है। तो देखो रेक्टेंगुलर लेमिना अगर अपने पास है, तो रेक्टेंगुलर लेमिना कैसा होता है कि जैसे कि रेक्टेंगुलर शीट टाइप से, जैसे डिस्क होती है ना, उसी टाइप का तुमने रेक्टेंगल बना दिया। तो इसका फंडा क्या है, देखो सीधा सा फंडा है इसका, कि ऐसे एक तुमने मान लो एक स्क्वायर शेप में, स्क्वायर नहीं रेक्टेंगुलर बेसिकली, उसकी लंबाई बी ली है इधर और ये एल लिया है, और उसको यहाँ पे ऐसे घुमा रहे हैं अपन। तो इसमें होता है, क्या होता है, इसको तुम इस लॉजिक से याद रख सकते हो कि रॉड जो होता है, देखो रॉड, पता है कैसे, मैं चलो बताता हूँ। रुको इसको एक मिटाई देता हूँ, रुको एक मिनट, देखना एक चीज बताना मुझे, सुनना ध्यान से। जैसे कि अगर कोई एक ऐसा ऑब्जेक्ट है, ऐसा ऐसा रेक्टेंगुलर ऑब्जेक्ट है, उसकी एल लंबाई है और ये बी उसकी ब्रेड्थ है, ठीक है। तुम ऐसे इमेजिन करो, इसको अगर मैं ऐसे घुमाऊंगा, तो पता है उसका मोमेंट हमेशा कितना आएगा? वो आएगा एम एल स्क्वायर बाई 12। ये रॉड की तरह हो गया एक तरह से, हालांकि ये 2D ऑब्जेक्ट है और वो था 1D ऑब्जेक्ट, पर इसमें ज्यादा फर्क नहीं पड़ा उसमें। बताओ बेटा, ये बात समझ में आती है नहीं आती है? बोलो, नहीं समझ में आई बात? देखो एक बार और सुनो भाई, इधर देखो, ये जो रॉड थी अपनी, ये सिंपल रॉड थी, तो एल लंबाई को एक्सेस काटती थी, सेंटर से पास होती थी, तो एम एल स्क्वायर बाई 12 था या नहीं था, ये अपन ने डेराइव किया था। तो यहाँ भी भले इसकी चौड़ाई है पर फर्क नहीं पड़ेगा, वही एलिमेंट लेंगे, वही इंटीग्रेट करेंगे, सेम वही एम एल स्क्वायर बाई 12 आने वाला है, बस ध्यान रखना एल को काट रहे हैं अपन यहाँ पे। बताओ बेटा, ये बात समझ में आई नहीं आई? हाँ सर। है ना। हाँ सर। हाँ अब अगर सर। इसी को थोड़ा इस तरह से घुमाएं उल्टा करके ऐसा, तो फिर ये बी को काट रहा है, तो फिर ये लंबाई मैटर नहीं करेगी। उस केस में आई जो आएगा मेरा, वो एम बी स्क्वायर बाई 12 आएगा। और ध्यान देना, इसी चीज को अपन ने ऐसे लिटा दिया अब, और ये एक्सिस के अबाउट काट रहे हैं अपन, घुमा रहे हैं, मतलब काट के रहे हैं। तो अपन ऐसे सोच सकते हैं कि प्रोबेबल एक्सिस थ्योरम लगाएं यहाँ पे, क्योंकि 2D ऑब्जेक्ट लगा सकते हैं। तो ये वाली एक्सिस के अबाउट जो होगा, ये देखो ये लंबाई एल थी, ये जो लंबाई थी, ये जो लेटी हुई वो एल है ना, दिस इज एल, दिस इज बी। तो यहां से अगर मैं एक एक्सिस बनाऊं इस टाइप की, है ना, तो ये एक्सिस के अबाउट में बोल सकता हूँ कि भैया एम एल स्क्वायर बाई 12 होता है। और ये एक्सिस अगर मैं बनाऊं, ये साथ में है, इसके अबाउट हो जाएगा एम बी स्क्वायर बाई 12। और क्योंकि ये 2D ऑब्जेक्ट है, तो मैं इसके अबाउट अगर निकालनी हो, तो वो मैं लिख सकता हूँ कि एम एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बाई 12, दोनों को जोड़ दिया। समझ में आया या नहीं आया? हाँ सर। हाँ सर। ठीक है, तो बहुत इंटरेस्टिंग है ये। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला अपना ऑब्जेक्ट है, नोट्स में वो देख ही दूंगा, तो उसमें देख लेना, शॉर्ट में अपने हिसाब से देख लेना, बाकी तो सब कुछ लिखा ही होगा सर ने पहले भी। अगला है अपना हॉलो सिलेंडर। अब हॉलो सिलेंडर एक तरह से देखा जाए तो रिंग की तरह काम करता है। जैसे रिंग होती है ना, रिंग को ऐसे तुम चौड़ा कर दो, मतलब उसको पकड़ के खींच दो, जैसे रिंग ऐसी होती है, तो पकड़ के तुमने खींच दिया, तो ऐसा ऑब्जेक्ट बन गया। और देखो जैसे कि रिंग के अंदर क्या होता है कि सारा का सारा ये रिंग है, मान लो एक कुछ कुछ वैसा ही है ये। कोई कुछ कह रहा है बेटा? नहीं, जैसे ही रिंग है, तो रिंग में मतलब देखो सारा का सारा मास कहाँ होता है कि आर दूरी पे होता है। सेम चीज यहाँ पे है कि एक्सिस से सारे के सारे मास की दूरी आर ही रहती है। तो इसीलिए यहाँ पे भी अगर मोमेंट इनर्शिया निकालते हैं ना इसके एक्सिस के अबाउट, तो एम आर स्क्वायर ही आता है, कोई लफड़ा ही नहीं है। ठीक है, तो ये बात आई होप तुम्हें समझ में आ गई होगी हॉलो सिलेंडर की। बट अगर इसी के बजाय हमने क्या करा, ये मैंने I1 लिख दिया, चलो इसको ऐसा ले लिया, I2 इसके अबाउट घुमा रहे हैं,
तो I2 कितना आ जाएगा भाई, बताओ फटाफट से, क्या आएगा I2? 2 2mr²। हाँ अब इसमें एक चीज नहीं है, वो थोड़ा ध्यान से ऑब्जर्व करना कि अगर हम रिंग को ऐसे लिटा दें, रिंग नहीं है, शेल को, हॉलो सिलेंडर को, और फिर ऐसे घुमाएं, तो क्या होगा, जरा उसको समझने वाली बात है। उस केस में एक हो जाएगा कि भाई L लंबाई है मान लो इसकी, और ये R इसकी रेडियस है, तो इसमें हो जाता है ml²/12 प्लस mr²/2। ठीक है, ये अपने को ध्यान रखना है। सर, हाँ बोलो। mr²/2 कैसे है? mr²/2 कैसे आया? देखो क्या होता है, अब तुम्हारी इच्छा हो रही होगी कि यहाँ सर mr² लगा दूं, यही इच्छा हो रही है ना तुम्हारी? क्या हाँ इच्छा हो सर। रही है ना? देखो ये थोड़ा कॉम्प्लेक्स है। पहली बात तो इसमें परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम लग नहीं सकती। तुम्हें लग रहा होगा कि परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम लगी है, और वो लगा के अपन ने इसके अबाउट अपन जानते हैं कितना होता है mr², है ना, और इसके अबाउट अपन जानते हैं ml²/12, दोनों को जोड़ दिया और ये आ गया। बट परपेंडिकुलर एक्सिस जैसे कि मैंने बताया था 2D ऑब्जेक्ट में लगती है, और ये 3D ऑब्जेक्ट है। तो इसको देखो, इसका प्रूफ हम यहाँ पे अपन स्किप कर रहे हैं क्योंकि जरूरी नहीं है इसकी, बस याद रखो कि ऐसा होता है। और ये बात ध्यान रखना कि परपेंडिकुलर एक्सिस को यूज करके नहीं निकाला गया है। एक बार बेटा रीजन रीजन कर लो सब लोग, रीजन कर लो एक बार, ठीक है।